नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है रिटायरमेंट के बाद आए पिता ने जब देखा बेटे, बहू और पत्नी का रूप तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे ओ छोटू, एक मसाले वाली कड़क चाय बना जरा। ये शब्द सुनते ही रोते हुए छोटू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो भाग कर गया तो उसने देखा कि उसके रोने की वजह अब दूर हो गई, क्योंकि मनोहर बाबू जो वापस आ चुके थे। पर साथ ही छोटू हैरान भी था कि अभी एक हफ्ते पहले ही तो इनका रिटायरमेंट हुआ है और ये बहुत ही खुशी खुशी अपने घर को गए थे। फिर यूं अचानक से वापस लौट आना छोटू को कुछ समझ नहीं आया। इसलिए वो उनके पास चाय बनाकर ले जाता है और उनसे आने का कारण पूछता है। तब मनोहर बाबू जोर से हंसते हैं और उससे कहते हैं कि वो अपनी एक चीज़ भूल गए थे, वही वापस लेने के लिए लौटे हैं। तब छोटू निराश मन से पूछता है कि क्या है वो चीज़ जिसे लेने के लिए आप इतनी दूर से वापस लौट आए। तब मनोहर बाबू बड़ी सहजता से बोलते हैं अपनी खुशी, और एक लंबी सांस लेते हैं। छोटू फिर हैरान हो जाता है और उनसे सारा किस्सा सुनाने को बोलता है। तो अब यहाँ से शुरू होता है। मनोहर बाबू बताते हैं कि वो उस दिन को कभी नहीं भूल सकते थे जिस दिन वो अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने वाले थे। उन्हें लगा कि अब उनको बस बाकी की बची हुई ज़िंदगी अपने परिवार और दोस्तों के साथ गपशप करते हुए गुजारनी है और पोते पोतियों को लाड करते हुए। जब उन्हें दफ्तर से सब विदा कर रहे थे तो सभी लोग बहुत दुखी थे, क्योंकि मनोहर बाबू ने बहुत ही ईमानदारी से अपनी नौकरी को निभाया था। उन्होंने दफ्तर को ही अपना घर और दफ्तर के लोगों को अपना परिवार मान लिया था, जिससे वो देर रात तक रुककर यहीं काम करते और कुछ वक्त भी बिता लेते। पर आखिर ये था तो दफ्तर ही, बाकियों के भी अपने परिवार और जिम्मेदारियां थीं जिन्हें पूरे करने के लिए उन्हें घर जाना पड़ता था। तब मनोहर बाबू को अपने परिवार की बहुत याद आती थी। पर खैर, अब वो दिन ही आ गया जब उन्हें अपने परिवार के साथ भरपूर वक्त गुजारने का मौका मिलने वाला था। मनोहर बाबू को आखिरी बार मिलने के लिए जब सब उनके रिटायरमेंट वाले दिन आए तो सब ने उनके लिए कुछ न कुछ तोहफा लाए, जिन्हें देखकर मनोहर बाबू की आंखें भर आई और उनके मन में ये ख्याल आने लगा कि ऐसा ही स्वागत उनका परिवार भी करेगा। वो लोग भी मुझे मिलने के लिए बेचैन होंगे। बहुत से सपने आंखों में लेकर मनोहर बाबू अपने घर को चल दिए। पूरे रास्ते उनको तरह तरह के ख्याल आते रहे कि सबसे पहले जाकर किससे मिलूंगा। पत्नी से, बेचारी उसने भी तो इन लम्हों के लिए 40 साल इंतजार किया है, तो पहला हक भी उसी का होता है। पर अब शायद मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब मैं सिर्फ एक पति ही नहीं, एक पिता और दादाजी हो चुका हूँ। तो ऐसे जाकर पत्नी से मिलना ठीक नहीं होगा। मैं पहले जाकर अपनी बेटी से मिलूंगा, पर नहीं मिल सकता। उसकी शादी तो पिछले साल ही हुई है। वो अपने ससुराल में होगी और मुझसे बेहद नाराज़ भी, और होना भी चाहिए। मैं उसकी शादी में भी नहीं जा पाया अपने दफ्तर के कारण। मैं अपने छोटे बेटे से मिलूंगा, पर याद आया वो तो अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जा चुका है। कोई नहीं, बड़ा बेटा तो घर पर ही रहता है, पर क्या उसके पास वक्त होगा, क्योंकि वो अकेला पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रहा है। कोई नहीं, मैं अपने पोता पोतियों के साथ खेलूंगा, अगर बहू अपने मायके न गई हो तो। मनोहर बाबू के अंदर अपने घर जाने की खुशी थी, बहुत थी, पर उन्हें इस बात का डर भी लग रहा था कि वो काफ़ी समय से घर से दूर रहे हैं। ऐसे अचानक से सबके साथ घुलना मिलना, पर क्या हुआ, ये मेरा ही तो परिवार है, बस जिनसे मैं 40 साल अलग रहा हूँ। पर कोई नहीं, दूर रहने से रिश्ते और प्यार थोड़ी ना खत्म हो जाते हैं। वो ऐसा सोचते सोचते कुछ ही देर बाद अपने गांव पहुंच गए। वो जैसे ही बस से उतरे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो देखते हैं कि उनका छोटा सा गांव अब गांव नहीं रहा। पक्की सड़कें, ढेरों दुकानें, बहुत ही सुंदर साज सजावट और पता नहीं क्या क्या बदलाव आ चुके हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों न घर वालों के लिए कुछ लेता चलूं। आखिर घर वाले भी उनके लिए न जाने कितने तोहफे खरीदे होंगे। ऐसे खाली हाथ जाना ठीक नहीं। वो एक दुकान पर जाते हैं तो अपनी पत्नी के लिए साड़ी लेते हैं और मन में ख्याल करते हैं कि उनकी पत्नी ये देखकर कितनी खुश होंगी और झट से इसे पहनकर मुझे दिखाएगी। बहू के लिए भी साड़ी, लड़के के लिए जूता, पोते पोतियों के लिए तरह तरह के खिलौने और खाने पीने की कुछ चीज़ें। यह सब लेकर वो अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं।
पर जब वो घर पहुंचते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं। वो जैसे ही घर के द्वार पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके स्वागत के लिए कोई इंसान तो दूर, कोई चिड़िया तक नहीं है जो उनके आने का संदेश घर वालों को दे सके। पर उन्हें लगता है कि आजकल ज़माना थोड़ा मॉडर्न हो गया है तो शायद सरप्राइज पार्टी देंगे, और वो खुश होते हुए अंदर की ओर चल पड़ते हैं। पर जब वो कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें उस कमरे में भी कोई उनके स्वागत के लिए नहीं मिलता है। फिर वो सोचते हैं कि शायद घर वालों को मेरे आने की खबर नहीं मिली होगी। पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद ही संदेश भिजवाया था, और बड़े बेटे संतोष ने बात भी की थी। शायद सब काम में बहुत व्यस्त हैं, इसलिए किसी को याद न रहा होगा, नहीं तो अब तक तो बैंड बाजा भी आ चुका होता। ऐसे सपने सोचकर मनोहर बाबू मन ही मन खुश हो जाते हैं। पर सच तो यह है कि वो भी मन को खुश नहीं, बस मन को समझा ही रहे थे। वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हैं, उर्मिला, अरे ओ उर्मिला। इतने में एक 8 साल का लड़का उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसने मनोहर बाबू से बहुत ही कड़क आवाज़ में पूछा, जी आप कौन हैं और सीधे घर में क्यों घुसे चले आ रहे हैं? दिखने में तो पढ़े लिखे लगते हैं, इतना भी पता नहीं है कि किसी अनजान के घर में बिना पूछे अंदर नहीं आते। इतना सुनते ही मनोहर बाबू हैरान हो गए थे कि उनका 8 साल का पोता उन्हें पहचानता तक नहीं है। फिर वो उससे बोलते हैं कि घर में कोई बड़ा हो तो उसे बुलाओ। तब वो लड़का अपनी बड़ी बहन को आवाज़ लगाकर बाहर बुलाता है। तब उनकी 14 साल की पोती बाहर आती है और उनको देखकर बोलती है कि देखने में तो आप मेरे दादाजी जैसे लग रहे हैं। पर इतने में मनोहर बाबू खुश हो जाते हैं कि उनकी पोती ने तो उन्हें पहचान लिया, और वो उससे कहते हैं कि वो उसके दादाजी ही हैं। और वो इतना बोलकर रुक जाते हैं कि शायद अब उनकी पोती उन्हें नमस्ते कर कर उन्हें सम्मान देगी। पर वो बोलती है कि अभी घर पर कोई नहीं है, दादी मंदिर गई हैं, पापा ऑफिस और मम्मी भी काम से बाजार गई हैं, तो आप बाहर ही रखी कुर्सी पर बैठकर उनका इंतज़ार कीजिए। और वो उनसे नमस्ते तो दूर, उन्हें पानी तक के लिए नहीं पूछती और अंदर चली जाती है। ये सब देखकर जैसे मनोहर बाबू बहुत दुखी हुए। उनके पोता पोतियों ने तो उन्हें पहचानने से भी मना कर दिया। फिर वो अपने मन में ख्याल करते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, उन्हें बड़ों से बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है, और होगी भी कैसे। घर में सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। पर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ तो इन्हें सब सिखा दूँगा। और वो खिड़की के पास रखी कुर्सी पर बैठकर इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ ही देर में उनकी बहू दुकान से सामान लेकर घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके ससुर मतलब कि मनोहर बाबू घर आ चुके हैं। तो वो उनके पास जाती है, पर पैर छूने की जगह उन्हें 10 बातें सुना डालती है कि यह क्या बात है बाबूजी, आप घर आ रहे थे तो क्या आप एक बार बता भी नहीं सकते थे? अब खाना कौन बनाएगा? मैं तो बहुत थक गई हूँ, सारी आपकी गलती है। ऐसी बातें अपनी बहू के मुंह से सुनकर मनोहर बाबू तो दंग रह जाते हैं, और वो मन में सोचते हैं कि बच्चों की बात समझ आती है, पर बहू, और वो भी मैं उम्र के साथ साथ ओहदे में भी इससे बड़ा हूँ, पर ये पैर छूने की जगह कैसी बातें कर रही है। हमारे वक्त पर तो बहुएं अपने ससुर के सामने नहीं आती थी तो ऊंची आवाज़ में बात करना, ना ना कभी नहीं। पर फिर भी वो बहू से बहुत ही प्यार से बोलते हैं कि बेटा, मैंने संतोष को खबर की थी कि मैं आने वाला हूँ, उसने शायद बताया नहीं होगा तुम्हें। बहू फिर गुस्से से लाल होकर अपने ससुर को पलटकर जवाब देती है कि हाँ हाँ, इसमें भी गलती मेरे पति की है। एक तो वो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं और फिर उनकी गलती निकालने सब पहुँच जाते हैं। मनोहर बाबू को ये सब सुनकर बहुत ठेस पहुंची, पर उन्होंने फिर बात को संभालते हुए कहा कि अरे बेटा, तुम परेशान मत हो, गलती मेरी है, मुझे ही एक बार और खबर कर देनी चाहिए थी। पर तुम परेशान मत हो, संतोष की माँ आती ही होगी, वो मेरे लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर देगी। तब उनकी बहू जोर से हंसती है और वो बोलती है, फिर तो आप आज चाय पी चुके, क्योंकि वो शाम के पहले घर वापस नहीं आने वाली। तब मनोहर बाबू बोलते हैं कि क्या उसे मेरे आने की खबर नहीं है? तो बहू बोलती है, मुझे क्या पता, मेरी तो 2-3 दिन से उनसे कोई बात ही नहीं हुई है। और इतना कहकर वो अंदर रसोई में चली जाती है। तब मनोहर बाबू मन में विचार करते हैं, क्या बहू सच बोल रही है? एक ही घर में रहकर 3 दिन बात न करना, पता नहीं क्या क्या देखना बाकी है अभी। पर वो ये जानते थे कि इस बदलते दौर में हर किसी का बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक जीवन संगिनी ही होती है जो बुढ़ापे भर साथ देती है। कुछ देर में उनकी बहू उनके लिए चाय और नूडल्स लेकर आ गई और बोली,
माँ जी जब आएंगी तब वो खाना बना देगी। मनोहर बाबू नूडल्स देखकर पूछ भी नहीं पाते अपनी बहू से कि ये क्या चीज़ है। उन्होंने न तो कभी देखी और न कभी सुनी, पर वो उससे कुछ नहीं कहते और चुपचाप खा लेते हैं। पर जब वो चाय पीते हैं तो वो उनके गले से नीचे नहीं उतरती। उन्हें लगता है कि शायद बहू से चाय बनाते नहीं बनती, तभी बिना दूध की चाय बना डाली। पर अब मनोहर बाबू को कौन समझाए कि ये बिना दूध की चाय नहीं, ग्रीन टी है। वो मन में सोचते हैं कि सोचा था कि घर जाकर गरम गरम पकौड़े और मसाले वाली चाय पीऊँगा, पर कोई बात नहीं, बस उर्मिला आ जाए बस। और ऐसा सोचते सोचते उनकी आंखें लग जाती हैं। कुछ देर बाद शाम होने लगती है और फिर मनोहर बाबू की आंखें खुलती है तो वो देखते हैं कि उर्मिला घर की साफ सफाई में लगी रहती है। वो उर्मिला को आवाज़ देते हैं, अरे सुनती हो? तब उर्मिला बहुत ही जल्दी में जवाब देती है कि क्या है, मुझे बहुत काम है, जल्दी बताइए। तब मनोहर बाबू उदास मन से कहते हैं कि कोई नहीं, तुम काम कर लो, फिर बात करते हैं। और देखते देखते सुबह से रात होने चलती है, पर मनोहर बाबू से किसी ने खाना तो दूर उन्हें लेटने के लिए तक नहीं पूछा। वो उसी कुर्सी में चुपचाप सब देखते हुए बैठे रहे। फिर वो उठकर कमरे की ओर खुद ही उठकर चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद उनकी बहू उनको खाने के लिए आवाज़ लगाती है। तब वो खाना खाने जाते हैं तो वो सबके बारे में पूछते हैं कि क्या सब साथ में खाना नहीं खाते हैं। तब उनकी बहू बोलती है कि बच्चे तो खाकर सो गए हैं और वो संतोष के घर आने के बाद ही खाएगी, और माँ जी अपना टीवी शो देखते देखते खा चुकी हैं। अब आप ही बचे हैं तो आप भी खा लीजिए। तब मनोहर बाबू बहुत दुखी होते हैं कि बाकी सब लोगों का तो ठीक है, पर उर्मिला ने भी मेरा इंतज़ार नहीं किया। माना इतने दिनों में उसने मेरे बिना जीवन गुजारा है, पर क्या बुढ़ापे में भी उसको मेरी ज़रूरत नहीं? ऐसा सोचकर वो उस रात खाना नहीं खाते और कमरे में चुपचाप जाकर लेट जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैंने क्या क्या सोचा था कि मेरा पूरा परिवार मेरा स्वागत करेगा, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे पोते पोतियाँ, पर सबने तो मुझे अनजान मान रखा है। और मेरी पत्नी, मुझे लगा उर्मिला मेरे पास बैठकर मुझसे 1000 शिकायतें करेगी और प्यार से डांटेगी, पर अब तो मुझे उसका इंतज़ार है और शायद अब शिकायतें भी। वो ऐसा सोचते सोचते सो जाते हैं, पर उर्मिला अपने घर के कामों में ही व्यस्त रहती है। अगली सुबह उनकी नींद खुलती है। वो देखते हैं कि उर्मिला अभी भी उनके बगल में बिस्तर पर नहीं है। वो जल्दी ही बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें कहीं भी उर्मिला देखने को नहीं मिलती। वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर उर्मिला इतनी सुबह गई कहाँ। बहू का कमरा बंद देखकर उनकी हिम्मत नहीं होती अंदर जाने की, क्योंकि रात में वो जल्दी सो गए थे और फिर बेटा बहू साथ होंगे ऐसा जाना अच्छा नहीं लगता। पर उर्मिला के बारे में तो पूछना ही पड़ेगा। और फिर सूरज निकल आया है, बहू तो उठ गई होगी, पूजा की तैयारी में होगी, एक बार पूछ ही लेता हूँ। कुछ देर तक दरवाज़ा और आवाज़ देने के बाद उनकी बहू बाहर आती है और उसे देखकर मनोहर बाबू की नज़रें नीचे झुक जाती है, क्योंकि जिस बहू की कल्पना उन्होंने साड़ी में की हो वह सुबह उठते ही नाइटी में ही बिना सिर ढके बाहर निकल आई। पर मनोहर बाबू मजबूर थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। बेटा क्यों कुछ नहीं बोलता बहू को? पहले की बात और थी, तब मैं नहीं था, पर अब तो बेटा भी जानता है कि बाबूजी भी यहाँ हैं, तो बहू को मना करना चाहिए। पर खैर, उर्मिला के बारे में जानना था तो मनोहर बाबू ने बहू से पूछा कि उर्मिला कहाँ है बेटा, कहीं दिख नहीं रही। तब बहू बोलती है कि वो सुबह होते ही मंदिर के लिए निकल जाती हैं और देर से ही घर आती हैं, और आप भी उनका इंतज़ार मत कीजिए, वो अपनी पूजा पाठ करके ही जाएंगी और चाय नाश्ता बनाएंगी, और मैं चली सोने। तब मनोहर बाबू से उसे टोके बिना रहा नहीं गया, तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम अभी तक सो रही हो, संतोष क्या ऑफिस नहीं जाएगा आज, उसके लिए चाय नाश्ता? तब बहू बोलती है कि वो तो सुबह ही बच्चों को लेकर निकल जाते हैं और चाय नाश्ता तो उनका बन भी गया और उनके साथ साथ बच्चों ने भी खा लिया। अब मेरा काम पूरा, तो मैं चैन से सो रही हूँ, आप भी जाकर सो जाइए। और वो इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर मनोहर बाबू भी पास रखी कुर्सी पर बैठकर सोचने लगे कि क्या सच में ज़माना बहुत बदल गया है, या मेरे अपने बहू ने क्या एक ही छत पर रहकर 2 अलग अलग घर कर दिए हैं। उसने सिर्फ अपने पति और बच्चों के लिए चाय नाश्ता बनाया, क्या मेरे लिए नहीं बना सकती थी? और मेरा बेटा संतोष, ये जानते हुए कि उसका पिता इतने दिनों बाद आया है, तो आशीर्वाद तो दूर हाल तक पूछने नहीं आया। और उर्मिला, वो यह सब घर पर ऐसा क्यों होने दे रही है?
मैंने तो उसे घर की पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी जाने से पहले। फिर ये सब क्या हो रहा है? अब तो उर्मिला से बात करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, बस वो जल्दी से घर आ जाए। फिर कुछ वक्त बीत जाने के बाद उर्मिला घर में आती है। तब तक उसी कुर्सी पर बैठकर मनोहर बाबू बिना कुछ खाए पिए उसका इंतज़ार करते रहते हैं। उर्मिला, अरे आप उठ गए, माफ़ करिएगा, मुझे मंदिर में देर हो गई। मनोहर बाबू उर्मिला की प्यार भरी आवाज़ और सादगी भरे चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और उर्मिला से पास आकर बैठने को कहते हैं, पर उर्मिला साफ मना कर देती है। वो बोलती है कि जो बोलना है वहीं से बैठे बैठे बोल दो, मेरे कान खुले हैं, पर मैं अपना काम छोड़कर फालतू नहीं बैठ सकती। इतना सुनते ही मनोहर बाबू के चेहरे की मुस्कान जैसे कहीं खो सी गई है, पर वो फिर भी उर्मिला को मनाते हैं कि वो उनके पास आकर कुछ वक्त के लिए बैठ जाए। फिर बहुत नाक मुंह बनाने के बाद आखिर उर्मिला उनके पास आकर बैठ जाती है। मनोहर बाबू को बहुत खुशी होती है कि देर से ही सही पर उर्मिला ने उनकी बात तो मानी। वो उसका हाथ पकड़कर उससे बहुत सारी बातें करते हैं। शायद वो उसे अपना प्यार समझा रहे थे जिसे वो इन 40 सालों से दूर रहे। और भी बहुत सी बातें करनी थी उन्होंने 40 सालों से जो बातें संभाल कर रखी थी। पर क्या उर्मिला भी यही चाहती थी? उसके भी क्या यही सपने थे? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं सोचती थी। उसके लिए मनोहर बाबू के जाने के बाद उसका सारा वक्त घर परिवार और भगवान की पूजा के लिए हो चुका था। उसके मन में अब मनोहर बाबू के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय हमदर्दी के। पर इस बात से बेखबर मनोहर बाबू उससे हजारों बातें करना चाहते थे। कुछ वक्त बीत जाने के बाद बड़े ही भारी स्वर में उर्मिला ने बोला कि वक्त बहुत बीत चुका है, बच्चे आने ही वाले होंगे, उनके लिए खाना बनाना है, आपसे फिर कभी बात कर लूँगी। वैसे भी अब तो आप यहीं रहने वाले हो, बातें तो होती रहेंगी। और वो रसोई घर की तरफ चलने लगी। मनोहर बाबू ने उसकी इस व्यवहार को उसकी नाराज़गी समझी और उसे जोर से आवाज़ लगाकर रुकने को कहा। अरे उर्मिला, रुको ज़रा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। उर्मिला ने बहुत ही बेरुखी से जवाब दिया, जो भी लेकर आए हैं वहीं टेबल पर रख दीजिए, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, जब काम से फुर्सत मिलेगी तो देख लूँगा। मनोहर बाबू बहुत दुखी हुए, पर फिर भी वो एक आखिरी कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि औरत चाहे कितनी भी नाराज़ क्यों ना हो, लेकिन कपड़ों और गहनों को देखकर पिघल ही जाती है। और उर्मिला भी तो एक औरत ही है। ऐसा सोचकर वो साड़ी लेकर सीधा रसोई घर में घुस जाते हैं। यह देखकर उर्मिला आग बबूला हो जाती है और मनोहर बाबू को बहुत खरी खोटी सुनाती है। वो उनसे कहती है कि अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इस घर में आपके बेटे बहू और पोता पोती रहते हैं, तो ये सब अच्छा नहीं लगता। जब ये सब करना चाहिए था तब तो मुझे 3 बच्चों के साथ छोड़कर चले गए, तो अब कौन सी मोहब्बत लुटाने आ गए। इतना सुन मनोहर बाबू हाथ में पीछे छुपाए साड़ी को बिना उर्मिला को दिए ही वहां से चुपचाप चले गए। उन्होंने बहू को भी देने का ख्याल किया, पर बहू की हरकतें देखकर उनको हिम्मत नहीं हुई देने की। फिर बड़े बेटे ने तो काम के चलते जैसे अपने पिता को ही भुला दिया था। छोटे बेटे ने तो जैसे अपने पिता से नाता ही तोड़ लिया हो, और बेटी वो तो शादी के बाद से नाराज ही बैठी है। उसे क्या फर्क पड़ता है मेरे आने जाने से, बस खुशी तो पोता पोतियों से होती, पर वो तो वक्त देना तो दूर, इज्जत तक नहीं दिए। थोड़ी बहुत आस बची थी उर्मिला से, तो उसने भी मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत ही दूर कर दिया। ऐसा लगता है उसे देखकर कि उसकी शादी मुझसे नहीं इस घर से हुई हो। घर का ऐसे ख्याल रखती है जैसे एक पत्नी अपने पति का। शायद इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। शायद मैंने ही कुछ देरी कर दी घर वापस लौटने में, जिससे मुझसे ज़्यादा अहमियत तो इन कुर्सी बर्तन यहाँ तक कि अड़ोसी पड़ोसी की है। पर अगर मैं दूर भी रहा तो इनकी खुशी के लिए। घर के हालात इतने भी अच्छे नहीं थे कि मैं साथ रहकर अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं, एक अच्छी शिक्षा दे सकूं। अगर ये मुझसे 40 साल दूर रहे हैं तो मैं भी तो दूर रहा हूँ। यह तो दिवाली होली में कम से कम साथ थे। मैं तो कितना दूर बैठकर बस एक पुरानी तस्वीर से ही दिल बहला लेता था। मैं इनसे दूर रहा कि इनको किसी के सामने फटे पुराने कपड़े न पहनना पड़े, किसी चीज के लिए किसी का मुंह न देखना पड़े, और मेरी पत्नी दूर ही सही पर हर तरह का श्रृंगार कर सके, किसी का कुछ देखकर अपनी किस्मत को न कोसे। फिर मैं इनके दिल से कैसे दूर हो गया। मनोहर बाबू अपने मन में ऐसे ही कई तरह तरह के सवाल लेकर उसी बाहर रखी कुर्सी पर सोचते रहे। फिर एक आखिरी बार उन्होंने अपने दिल को समझाया कि शायद अभी अभी ही आया हूँ, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाए। कुछ दिन ऐसे ही निकले मनोहर बाबू के। फिर करवा चौथ का दिन आया।
मनोहर बाबू बहुत ही खुश थे कि चलो जो भी हुआ मेरे साथ, पर आज तो मेरा ही दिन है। आज तो उर्मिला मेरे पैर छूकर मुझसे आशीर्वाद लेकर मुझे एक पति का सम्मान तो देगी ही, और शायद ये शादी के इन 40 सालों में दूसरा करवा चौथ होगा उसका मेरे साथ। तब ये साड़ी उसे दूंगा। कुछ दिनों में करवा चौथ का दिन भी आ जाता है और मनोहर बाबू रोज की तरह पूरे घर में अनजानों की तरह घूमते रहे थे। उन्हें मन में बुरा भी लग रहा था कि पत्नी से अच्छा सच में इस दुनिया में कोई सच्चा साथी नहीं हो सकता, क्योंकि वक्त पर तो सब साथ देते हैं, पर जो बिना मुश्किल के भी आपकी आने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए पूरा दिन भूखे रहकर अपने आप को कष्ट दे, उससे सच्चा प्यार करने वाला और साथ देने वाला कोई नहीं हो सकता। बहुत देर हो जाने के बाद जब मनोहर बाबू को उर्मिला नहीं दिखती है तो वो चिंतित हो जाते हैं कि उर्मिला ठीक तो है या नहीं। यही देखने जब वो रसोई घर में पहुंचे तो उनके होश ही उड़ गए। उर्मिला आराम से बैठकर काजू बादाम खा रही थी। वहीं किनारे एक गिलास दूध की रखी हुई थी और न जाने कितने ही फल रखे हुए थे। मनोहर बाबू को बहुत दुख लगा। तब उन्होंने उर्मिला से पूछ ही लिया कि तुम ठीक तो हो? तो उर्मिला ने बोला, हाँ मैं तो भली चंगी हूँ, मुझे क्या होगा। तब मनोहर बाबू बोलते हैं कि करवा चौथ का व्रत तो चांद निकलने के बाद ही तोड़ते हैं और तुम अभी से ये सब। तब उर्मिला बोलती है कि ये सब वो औरतें करती हैं जिनके पति उनका ध्यान रखने के लिए उनके साथ और पास होते हैं और व्रत तोड़वाने के लिए अपनी पत्नियों से ज़्यादा उतावले होते हैं, क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। इसलिए आज के दिन चाहे जहाँ भी हो पर अपनी पत्नी का व्रत तोड़वाने के लिए ज़रूर आते हैं। इसलिए उनकी पत्नी भी ऐसा कठोर व्रत करती हैं। अब हमारे पति की तरह थोड़े ही कि 40 सालों तक दूर रहे, एक दिन भी न आ सके और खुद ही अपने हाथों से व्रत का पानी पीकर व्रत तोड़ो और खाने के लिए खुद खाना भी बनाओ। संतोष को देखा है, अपनी पत्नी के लिए वो सारा दिन घर पर ही रहता है। उस दिन पैसे कटवा कर छुट्टी लेता है और उसका ध्यान रखता है और रात में खुद खाना बनाकर खिलाता है। तो हमारी बहू पूरा दिन भूखे रहती है। अब हमारा यहाँ कौन ध्यान रखे। तब मनोहर बाबू उर्मिला से बोलते हैं कि संतोष हमारा बेटा है, वो तुम्हारे लिए भी तो खाना बना ही सकता है, फिर अपनी पत्नी बस के लिए क्यों। तब उर्मिला दुखी भाव से कहती है कि ये व्रत औरतें अपने जीवन साथी के लिए रखती हैं। कुछ फर्ज बेटे के नहीं, सिर्फ पति के ही होते हैं और पति का प्यार सिर्फ पति ही दे सकता है और कोई नहीं। और फिर वो खाना खाने में लग जाती है। मनोहर बाबू वहीं दूर से उसे देखते रहते हैं और मन में सोचते हैं कि शायद उर्मिला सही है। एक अच्छा पिता बनने के सपने ने शायद मेरे हालातों ने मुझे एक बहुत ही बुरा पति बना दिया। शायद एक पत्नी का भरोसा और प्यार कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी में जहाँ माँ की ममता होती है, वहीं सावित्री की तरह पतिव्रता धर्म को निभाते हुए अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। फिर मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई। फिर भी वो अपने मन को समझाते रहे कि आज अपने हाथों से उर्मिला का व्रत तुड़वा कर वो शिकायत दूर कर दूंगा। पर कहते हैं न कि वक्त पर अगर किसी की कीमत न कर सको तो वक्त फिर कभी लौट कर नहीं आता। बार बार बाहर निकलकर मनोहर बाबू चाँद का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में जब चाँद निकला तो मनोहर बाबू प्रतीक्षा करने लगे कि जल्दी ही उर्मिला मुझे आवाज़ दे तो यह साड़ी लेकर उसके पास इस उम्र में भी भाग कर जाऊं और उसका व्रत तोड़वाऊं। बहुत वक्त बीत जाने के बाद जब उर्मिला नहीं आती है तो वो खुद छत पर चढ़कर जाते हैं तो उनके आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि उर्मिला ने पूजा करके खुद ही पानी पीकर व्रत तोड़ लिया है। और मनोहर बाबू जब उसके पास गए तो बिना बोले ही उर्मिला ने उन्हें जवाब दिया कि वो भूल गई थी कि अब आप वापस लौट आए हैं, क्योंकि उसे आदत नहीं है तो उसे याद नहीं रहा, और बिना मनोहर बाबू का आशीर्वाद लिए ही नीचे चली आई। ये सब देखकर जैसे मनोहर बाबू टूट गए और वो चुपचाप कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और सोचते रहे। वैसे भी दरवाज़ा खोलकर भी कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि उर्मिला ने तो पहले ही खुद को इन सभी भावनाओं से कोसों दूर कर लिया था। अब बारी थी तो मनोहर बाबू की। मनोहर बाबू को बहुत ही दुख हुआ। उन्हें उर्मिला पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आ रहा था कि एक लड़की से उन्होंने शादी करके उसे अपनी जिम्मेदारी पर अपने साथ लाया और उसे फिर अकेला छोड़कर अपने हिस्से की भी जिम्मेदारी उसे सौंप कर खुद जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। बेचारी इतने सालों से चुपचाप सब कुछ खुद ही करती रही। मनोहर बाबू के साथ सब कुछ इसलिए ऐसा हो रहा था क्योंकि उन्होंने गलती की। उन्होंने अपने पत्नी का प्यार और भरोसा दोनों का ही सम्मान नहीं किया। शायद इसलिए उन्हें भी 40 सालों बाद वो सम्मान नहीं मिला।
पर अब मनोहर बाबू के हाथों में कुछ नहीं था। वक्त बीत चुका था, इसलिए अब उनके पास एक ही रास्ता था, उन्हें अपनी खुशियों के साथ छोड़कर अपनी खुशी का नया रास्ता ढूंढने का। इसलिए वो सुबह होते होते ही बिना किसी से कुछ कहे वापस अपनी नौकरी की जगह पर लौट गए। और उनको घर से गए पूरे 8 घंटे बीत चुके थे, पर घर से न तो किसी का फ़ोन आया और न ही कोई संदेश आया कि आखिर मनोहर बाबू अचानक से कहाँ चले गए। शायद अब मनोहर बाबू का होना न होना उनके परिवार के लिए कोई मायने नहीं रखता है और मनोहर बाबू अपनी नौकरी पर वापस आ गए और वैसा ही जीवन जीने लगे जैसा 40 सालों तक वो जीते थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देकर जरूर बताइएगा कि गलत कौन था, मनोहर बाबू जो परिवार की खुशी के लिए खुद को 40 साल तक दूर रखा, या उनकी पत्नी उर्मिला जिसने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपने पत्नी होने के सारी ख्वाहिशों का गला घोट दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।